नमस्कार दोस्तों, 27 जनवरी के शिफ्ट के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंतरिक्ष से यहाँ पर सवाल था और बनता भी है सवाल, देख लेते हैं। तो ये हमारा वायुमंडल है। आप देखिएगा यहाँ पर क्षोभ मंडल है और इसकी लंबाई जो है बढ़ती रहती है। जैसे कि आप देखोगे ना कि ये भूमध्य रेखा पर क्या होता है, ये ऊंचा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, और ध्रुवों की तरफ कम होता है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो क्षोभ मंडल जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। समताप मंडल में आप देखोगे कि 50 किलोमीटर के रेंज में होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जेट प्लेनें वगैरह उड़ाई जाती हैं। सवाल ये था कि उल्कापिंड कहाँ पर खत्म हो जाते हैं, तो मध्य मंडल में उल्कापिंड खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी ने यहाँ पर राइट आंसर करा होगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और थोड़े से देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ ईवीएस के क्वेश्चन के पीछे पड़े रहोगे, क्योंकि 2-4 नए हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप पेडागोजी अगर करोगे तो पेडागोजी कर लोगे तो आपका 75 में कम से कम नहीं तो 70 आएगा, पेपर पास कर जाओगे। जितनी मैराथन है पेडागोजी की, 2-3 मैराथन होंगी 3-4 घंटे की, उसको देख लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कारगिल युद्ध की अवधि और जगह। तो कारगिल युद्ध के जगह के बारे में बात करी गई थी। तो आपको पता है कि कारगिल का युद्ध कहाँ पर हुआ था। आपको पता है कारगिल का युद्ध जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिला था, लेह लद्दाख में, ठीक है। तो लेह लद्दाख में, तो आपको यहाँ पर जगह का नाम तो मैंने मेंशन नहीं करा है, लेकिन लद्दाख याद रखेंगे। लेकिन ड्यूरेशन की भी बात कर लेते हैं, ड्यूरेशन क्या था। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा, कारगिल युद्ध की अवधि। दिन की अगर हम बात करें तो जगह की बात करें तो लेह लद्दाख आपको पता है, ठीक है। लेह लद्दाख में ये लड़ाई हुई थी, बहुत सूझबूझ के साथ इस लड़ाई को लड़ा गया था, तभी जाके सफलता मिली। तो सूझबूझ आपको भी करना है, ईवीएस के 2-4 हार्ड प्रश्नों को देख करके डरना नहीं है, पेडागोजी पे फोकस करना है, आपको सफलता यही दिलाएगी। और आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे टीचर के, उसमें सभी में आप परचम गाड़ोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पेडागोजी के कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको वहां पर भी देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं इतने आसान नहीं आते हैं, देख लीजिए इस तरीके के क्वेश्चंस तो आपको पूछे जाएंगे। मधुबनी चित्रकला से सवाल बना था कि बारे में सही कथन का चयन कीजिए। देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो, कॉन्फिडेंस आ रहा हो और आपको लगता है कि इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यूपी टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो चीज़ों को सब्सक्राइब करेंगे तो यूपी टेट की तैयारी के लिए आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा, ठीक है। देखिए, मधुबनी चित्रकला के बारे में आप देखेंगे, इसको इन सभी को हल कैसे किया जाता है, इसको देखिए। 4 ऑप्शन वाले को कैसे हल किया जाता है, बच्चे डरते हैं यहाँ पर। पहला देखिए, इन चित्रों को बनाने के लिए नीम, हल्दी, फूलों, रंग, पेड़ों से रंग आदि का उपयोग किया जाता है। अब बच्चे कहेंगे यार ये तो नहीं किया जाता है, लेकिन किया जाता है। चावल के दानों से तो आप देखोगे उसको आटा की जैसे पीस लिया जाता है, फिर उसमें नीम, हल्दी, फल फूल, पेड़ों से रंग आदि का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। दूसरा, चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई जाती है, ये भी सत्य बात है, ठीक है। तो पहला देख लीजिए, पहला कहाँ कहाँ है, पहला इसमें है, इसमें है, ठीक है, इसको गलत कर दीजिए। दूसरा कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर भी दूसरा है, इसमें नहीं है दूसरा, तो इसको गलत कर दीजिए। यह लोक नृत्य जो है, यह लोक नृत्य, ठीक है, ठीक है। तो यह लोक नृत्य कहाँ पर है, यह लोक नृत्य कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पर पड़ा है। तो सी इसमें भी है, सी आखिरी, सी इसमें भी, इसमें सी है ही नहीं, तो ये गलत हो गया, ये वाला राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी नहीं समझ में आएगा, तो ये देखिए, मधुबनी चित्रकला राजस्थान की है, नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर डी कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, इसको गलत कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मधुबनी चित्रकला तो राजस्थान में है ही नहीं। तो जहाँ जहाँ डी ऑप्शन दिखेगा उसको गलत कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। पोचमपल्ली से सवाल बनाया कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिण भारत का एक राज्य का कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ी और विशेष प्रकार की बुनाई, जिससे पोचमपल्ली भी कहा जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का एक राज्य का भाग है। तो ये अभी जो है किसका भाग है, तेलंगाना। लेकिन सवाल जो बना था वो मैं बता दूं। देखिए, बच्चे जो सवाल बताते हैं ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। बच्चों ने ये कहा कि पोचमपल्ली सवाल आया था और पूछा ये गया था कि किस राज्य से ये अलग हुआ है, ठीक है, पहले किस राज्य का हिस्सा था। तो ये पहले किस राज्य का हिस्सा था, ये आपको पता है कि पहले एक राज्य था आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना तेलंगाना। अब तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो वो है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो वो है अमरावती, ठीक है, अमरावती, ठीक है। तो ये भी सवाल याद रखेंगे आप, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न ये था कि पहले किसका हिस्सा था पोचमपल्ली, किस राज्य का हिस्सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश। लेकिन ऑप्शन में यहां पर आंध्र प्रदेश नहीं दिख रहा है, तो हम लोगों ने यहां पर क्या करा, तेलंगाना लगाया, क्योंकि ये अब किस राज्य का हिस्सा है, तो वो तेलंगाना का हिस्सा है। पहले किसका था, आंध्र प्रदेश का था। तो याद रखिएगा, पहले किसका था, आंध्र प्रदेश का, और अब किसका है, तेलंगाना का। और साड़ियों के लिए फेमस है पोचमपल्ली, ये भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा है। चलिए, चंद्रमा से कुछ सवाल थे, कुछ घुमा करके सवाल पूछे गए थे, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, मीटर है,
ठीक है, किलोमीटर। यदि इसे मानक रूप अर्थात p इंटू 10 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p और n का मान बताइए। तो बहुत आसान है, 10 के भाग में करना है। तो यहाँ पर देखोगे 3.84, मतलब कि यहाँ पर लिखा है 384,000,000, 6 जीरो है और 3.84, 6 जीरो है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 पर 8 हो जाएगा, 3 इंटू कहीं है 3.84, ठीक है, ये वाला राइट आंसर दिख रहा है। अब यहाँ पर लगाओगे, अगर 3 के बाद लगाओगे तो 10 पर 9 होना चाहिए, ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही, देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा 3.84 इंटू 10 पर पावर 8, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, 7वीं 8वीं क्लास के आसपास आपको देखने को मिलती है डिस्टेंस। चलिए, यहाँ पर मधुमक्खी पालन से भी रिलेटेड यहाँ पर सवाल है। तो जनवरी से मार्च के महीने में किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। मधुमक्खी पालन आप देखोगे बिहार में कब किया जाता है? अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के महीने में, बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो जहाँ पर पहला ऑप्शन दिखेगा उसको गलत कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 में पहला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में पहला दिख रहा है। मधुमक्खी लीची के फूलों से आकर्षित करती है, बिल्कुल आपको बिहार में पता है लीची के फूल होते हैं, लीची के पौधे भी होते हैं। मधुमक्खियों को रखने और उनके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही बात है, बक्सा आप देखते हो ना, निचोड़ा जाता है उसमें से शहद, तो बक्से की आवश्यकता तो होगी। और देखिए, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर बोला जाता है, ठीक है, एपीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। और किस प्रजाति का? एपिस इंडिका की प्रजाति है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिस इंडिका, ठीक है। तो एपिस इंडिका, तो वैज्ञानिक नाम कुछ है, उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, उसको याद रखिएगा ज़रूर। मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए लीची खरीदी जाती है। अब बच्चों को क्या लगेगा ना, ये तो सही है, ये सही है, ये गलत हो गया है पहले ही। अब बच्चों को लगेगा शरबत बनाने के लिए लीची थोड़ी नहीं खरीदी जाती है। अब हम लोग मधुमक्खियों के लिए लीची थोड़ी खरीदेंगे, मतलब चीनी थोड़ी खरीदेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, मधुमक्खी पालन की बात की जा रही है। पालने में आपको खरीदनी पड़ेगी ताकि वहाँ से शहद लें, थोड़ा सा मिठास लें और ले जा करके क्या करें, अपने डब्बे में बंद करके एक आकर्षक शहद का निर्माण करें। तो ये भी राइट आंसर है, ठीक है। तो 2nd, 3rd एंड 4th ये आपका राइट आंसर होने वाला है। इस तरीके के सवाल बने थे और मोस्टली बच्चों को क्या लगता है ना कि ये बहुत मुश्किल सवाल है। ईबीएस की पेडागोजी जो है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होती है क्योंकि बहुत लंबी इतनी लंबी होगी पेडागोजी कि मैं अपने डिस्प्ले पे उसको नहीं दिखा पाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें ना ऑप्शन में दम नहीं होता। ऑप्शन बहुत ही झकास देखने को मिलेगा आपको कि हाँ, लगेगा कि हाँ ऑप्शन यार ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। बस वो थोड़ा सा पेशेंस है ना उसको पढ़ने की। तो ईवीएस के क्वेश्चंस अगर पढ़ने का पेशेंस रखोगे ना पेडागोजी में, तो सबसे आसान है वही वाले, ठीक है। अगर पेशेंस नहीं है, आप सोचते हो बहुत पढ़ने में वक्त लग रहा है, टाइम लग रहा है, दिमाग लग रहा है, तो वो हो नहीं पाएगा आपसे, ठीक है। लेकिन पेशेंस बनाइए, उसी को घर पे आदत डालिए, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि आदत डालिए पढ़ने की, बस बस नज़रों से उतारने की आदत डालिए, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस मोटा मोटी देखिए। जैसे मधुमक्खी लीची के फूल को आकर्षित होती है, मधुमक्खियों रखने के उनके उत्पादित शहद, इस तरीके से पढ़िए, मज़ा आएगा, ठीक है। और चीज़ें दिमाग में छपेंगी, अपने आप छपेंगी। एक सवाल यहाँ पर देखेंगे, इस तरीके का सवाल था कि एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियाँ हैं, 2/7 लड़कियाँ हैं, ठीक है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 कितने अधिक है? अच्छा, 111। तो यहाँ पर है कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए 7 है पूरा टोटल, 2 लड़कियाँ हैं, गर्ल्स बोलते हैं ना, गर्ल्स हैं, तो 5 बॉयज़ हैं, ठीक है। अब 5 बॉयज़ और गर्ल्स, मतलब 2 लड़कियाँ हैं, 5 लड़के हैं, तो लड़के कितने ज़्यादा हैं? 3 नहीं है, यहाँ पर कितना बोल रहा है? 111। तो कितने ज़्यादा हैं? 37 गुना ज़्यादा हैं, ठीक है। सॉरी, 37 गुना ज़्यादा हैं। तो जब ये 37 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर विद्यालय के सभागार में कितने लड़के हैं? तो यहाँ पर ये भी 37 गुना ज़्यादा होगा। तो 37 × 7 70 49, 49 में 9 सबसे ज़्यादा पहले इसी में है, तो बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यही होगा। देख लेते हैं, 17 के 21 से 2, 21 और 4 25, ठीक है। आ गया आंसर नंबर फर्स्ट। तो करना कुछ नहीं है, इन क्वेश्चंस में दम नहीं है, इन क्वेश्चंस में बिल्कुल दम नहीं है। देखिए कैसे करना है, 2/7 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हुए? 7 में से 2 लड़कियां, तो लड़के कितने हुए? 5, ठीक है। अब लड़के कितने हो गए? 5। तो 7 में से 2 लड़कियां हैं, लड़के हो गए 5। अब लड़कों की संख्या कितनी है, कितनी ज़्यादा है? तो 2 लड़की 5 लड़के, तो 3 ज़्यादा है। तो बता रहा क्वेश्चन में 3 नहीं है, 111 है। कितने गुना है? 37 गुना है। तो बाकी टोटल इन दोनों का कितना होगा? ये दोनों 7 हैं, तो 7 × 37 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितने हो गए अब आपका? 259। अगर पूछेगा सिर्फ लड़कियां कितनी है, तो 74 हो जाएंगी। सिर्फ लड़के पूछेगा तो 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35,
किधर आ गया, 37 है ना, 7 5 35 और 3 5 15 और 3 18, 185 लड़के हो जाएंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा होगा, हेल्प मिल रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यूपी टेट का प्रिपरेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं अपन लोग, ठीक है। और आपको पता है नंबर कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, ठीक है, तो उसके भी नंबर्स जुड़ेंगे, बताया ये जा रहा है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ऑथेंटिक आपको कंटेंट मिलेगा, आपको सवाल ही नहीं पैदा होता 100 से नीचे आपके नंबर आए, ठीक है। बाकी इच्छा आपकी है दोस्त, ठीक है। एक विभाजन के प्रश्न में आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो बच्चे डर जाते हैं और बहुत घबराने लगते हैं, क्या है, कुछ है नहीं। देखिए सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, ये है भाजक, ये है भाज्य, और बाकी दो तो बहुत आसान है, ये है भागफल, ठीक है, दो फल इधर ही होते हैं और एक होता है शेषफल। तो शेषफल और भागफल आपको याद हो जाएगा, भाजक भाज्य में ही अंतर होता है, आपको दिक्कत होता है। तो देखिए ये भाज्य जो है ना वो आधा है, तो जब भाज्य आधा है ना, जो आधा है तो इसको पूरा करने के लिए इसी के अंदर भाग दिया जाता है। और भाग कौन दे सकता है, जो पूरा है। देखिए इसको पूरा करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से इसको भाज्य भाजक याद रखेंगे, जिसके अंदर भाग दिया जाता है। जैसे भाज्य है, जैसे आपके पास 3 रुपये है और किसी के पास 2.5 रुपये है, दुकानदार मांगता है कि नहीं मुझे 3 रुपये चाहिए, 2.5 रुपये में काम नहीं बनेगा, तो आप क्या करोगे, आपके पास 3 पूरे हैं, आप इसको 2.5 वाले को दे दोगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि ये आधा है तो इसको पूरा होना है, और पूरा कैसे करोगे, या तो इसका एक 8 आना ले लोगे या फिर उसको 8 आना दे दोगे, ठीक है। तो या क्या करोगे यार, 8 आना इसका वापस ले लोगे, अब इसको पूरा कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। तो भाजक जो है भाग्य देता है, ठीक है। अब करना क्या होता है इसमें, अब आपको करना क्या है, भाजक को जब भी इसके साथ गुणा करोगे और इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाता है। जैसे 15 है, 2 से गुणा करते हैं, 2 7 14, बचा कितना, 1। आप 2 को 7 में गुणा करो, कितना होगा, 7 दूना 14 और 1 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो फॉर्मूला यही आता है कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आया, भाजक इंटू भागफल प्लस रिमाइंडर मतलब शेषफल, आ क्या जाता है, भाज्य, क्योंकि हमें क्या चाहिए, भाज्य चाहिए जिसके अंदर भाग दिया जा रहा है, ठीक है। ये वाला निकालना है। अब कभी इसको निकालना होगा तो इसको नीचे ला देंगे, बट्टे में कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आगे पीछे करना है तो आता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल देख लेते हैं कि विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है, शेषफल का 2 गुना है, यदि शेषफल 6 है। अब यदि शेषफल जो है 6 है। अब एक विभाजक के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 6 गुना है, भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। तो जो भाजक है ना, ये शेषफल कितना है, शेषफल तो 6 है, लेकिन भाजक जो है वो शेषफल का कितना है, 2 गुना है, मतलब ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब भाजक 12 है तो भाजक देखो प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 6 गुना है। अब इसका देखो शेषफल कितना है, शेषफल 6। देखिए कंफ्यूज कितना कराया आप लोगों के लिए कि 6 यहाँ भी दिया, यहाँ भी बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, छोड़ो यार तुक्का मारो, बहुत आसान है। देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन समझना, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये तो आपको फॉर्मूला निकल गया, भाजक इंटू भागफल प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कि शेषफल कितना है, 6 है। अब यहाँ पर देखोगे शेषफल का दुगुना है, कौन, भाजक। भाजक क्या है, शेषफल का दोगुना है, तो शेषफल कितना, 6 है, तो दुगुना कितना हो गया, 12। अब यहाँ पर दिखा है कि भागफल, भाजक जो है भागफल का 6 गुना है, भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना, तो शेषफल यहाँ पर है तो इसका 2 गुना हो गया। अब भागफल ये रहा तो इसका कितना है, 6 गुना है, तो 12 कितना है, 6 गुना है, तो मतलब 6 गुना है, 12 जो है 6 गुना है, तो कितनी बार में, 2 बार में, तो भागफल कितना होगा, 2 होगा, साफ सीधी बात है। अब मान के चलो भागफल का 6 गुना है तभी तो 6 गुना से बट्टा कर दोगे तो ये खुद ही आ जाएगा, 12/6 कर दोगे तो ये खुद आ जाएगा। तो भागफल कितना हो गया, 2 हो गया, रिमाइंडर 6 दे ही रखा है और भागफल का 6 गुना है ही, तो भागफल का 6 गुना कितना हो गया, 12, ठीक है। भागफल का 6 गुना 12 हो गया, बात खत्म हो गई। अगर आपको रिमाइंडर से नहीं निकालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर भागफल का 6 गुना निकालोगे तो कम से कम रिमाइंडर आएगा, तभी तो भागफल का 6 गुना निकालोगे। तो 6 का डबल और डबल है तो कितना गुना है, 6 गुना है किसका, भागफल का, तो 6 गुना कितना हो जाएगा, मतलब कि 2 है, तभी 2 का 6 गुना 12 होगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, 12 दूना 24, 6 30। मेरा मतलब था समझाने का, वरना तो मैं 1 मिनट में बोल के निकल जाता। बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इससे 150 जितने बच्चे हैं, अगर उनका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाता ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो बच्चे जानते हैं इस चीज़ को वो बोर हो चुके होंगे और कहेंगे छोड़ो अनसब्सक्राइब करके जाओ। इच्छा आपकी है दोस्त, हर बच्चे को सिखाना मेरा टारगेट है, ठीक है। चलिए
चलिए यहाँ पर देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। संरक्षण मतलब होता है कम ज़्यादा में फ़र्क कर पाना, ठीक है। तो कम ज़्यादा, जैसे कि एक पानी का ग्लास है, दो पानी का ग्लास है सेम, ठीक है। इसमें आपने पानी भर दिया, 200-250 ml भर दिया, इसमें भी भर दिया। अब बच्चे को बताया देखो बेटा ये पानी का ग्लास है। फिर क्या करा आपने, ले करके उसको क्या किया, एक पतीले में भर दिया इतना। अब बच्चे से बोला बताओ किस में पानी का ज़्यादा, किस में पानी ज़्यादा है, तो बच्चा कहेगा पानी इसमें ज़्यादा है। इसी पानी को इसमें डाला तो बोलेगा ये पानी कम है। इसको बोलते हैं संरक्षण की कमी। ये किस एज में कमी होती है, तो पूर्व संक्रियात्मक में कमी होती है। किस एज में बच्चे ये कर पाते हैं, वो आपका मूर्त संक्रियात्मक में कर पाते हैं, ठीक है। तो संरक्षण कम ज़्यादा का फर्क कब कर पाएगा बच्चा, जब 7 से लेकर के 11 साल का हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसी को कहा जाता है। इसमें बच्चा चीज़ों को सीरियल वाइज लगाना भी सीख जाता है। इसमें रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ये सारी चीज़ों को अलग अलग करने की भी कैपेसिटी इसको आ जाती है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चा सीख लेता है। लेकिन सवाल ये अगर बन जाए कि प्रतीकात्मक खेल कहाँ पर देखने को मिलता है, तो प्रतीकात्मक खेल यहाँ पर देखने को, बस इसको याद कर लो, प्रतीकात्मक खेल, बस यही पूछता है यहाँ पर, प्रतीकात्मक खेल। बाकी आप देखोगे नैतिकता से, तार्किकता से और यहाँ पर परिकल्पना से रिलेटेड सवाल बनेंगे तो इससे रिलेटेड होंगे। संरक्षण से रिलेटेड, श्रेणी क्रम से रिलेटेड, कम ज़्यादा में फ़र्क की बात करें, कॉज एंड इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मुद्दे पे आते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो संरक्षण कर पाते हैं तो आंसर नंबर क्या हो गया, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त अवस्था है जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष होती है। संवेदी पीसीए 0 से लेकर के 2 से लेकर के 7 पूर्व संक्रियात्मक, जिसको प्री ऑपरेशनल कहते हैं, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक जो होता है 11 से लेकर के 15, जिसमें आप देखोगे तार्किकता, परिकल्पना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में नहीं समझा जा सकता, संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। तो समाज के बारे में और संस्कृति के बारे में कौन नहीं जानता, नहीं जानता बताओ, बताओ, अभी उसको दंडित करा जाएगा, ठीक है। प्राइमरी में दंड देना अपराध है, इस चीज़ को याद रखना, लेकिन आपको तो दिया जा सकता है। सामाजिक और संस्कृति सब बच्चा बच्चा जानता है, लेव वाइगोत्स्की इसका राइट आंसर होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले कि गुड कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट यहीं पर मिलता है। पियाजे के बारे में भी मैंने बात कर ली, वाइगोत्स्की एक जेडपीडी के बारे में भी बात करते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बारी, और पाड़ के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। अब जेडपीडी क्या होता है उसको देख लीजिए। जेडपीडी क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए एक क्षेत्र की बात की जाए जिसमें आप कुछ चीज़ों को जानते हैं, कुछ चीज़ जैसे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, और सीटेट की प्रिपरेशन के दौरान आप बहुत सारी चीज़ें लिखना पढ़ना तो ये सब जानते ही हैं, थोड़ी बहुत कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की के बारे में सुन ही रखा है, लेकिन बस इतना सुन रखा है। कुछ चीज़ें अब टीचर की हेल्प की सहायता से आप सीखोगे, तो कुछ टीचर की हेल्प यहाँ पर आएगी, कुछ टीचर यहाँ पर हेल्प देगा। अभी आपके हाथ में कहाँ चला गया, चलो, ये आपका कुछ चीज़ें आप जानते हो, एक स्टेज आएगा जिसमें कुछ चीज़ें आप जानोगे और कुछ चीज़ें जहाँ पर टीचर क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो जो टीचर हेल्प करता है ना, उसको पाड़ बोला जाता है, स्कैप फोल्डिंग बोला जाता है। लेकिन जिस आप स्टेज में हो ना, जहाँ पर आप देखो यहाँ पर 10-12 सर्टिफिकेट सब लेकर के बैठे हो, बीएड बीटीसी डिग्री सब यहाँ पर लेकर के बैठे हो, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ना, यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड है और यहाँ पर सर्टिफिकेट वाला मतलब कि आप देखोगे स्थिति है सीटेट सर्टिफिकेट की, सीटेट सर्टिफिकेट, ये एडमिट कार्ड है सीटेट का। अब सीटेट का एडमिट कार्ड आपने छपवा लिया, अब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, आप कुछ चीज़ें जानते हो, कुछ चीज़ें हमारी हेल्प की सहायता से जानने की कोशिश कर रहे हो। तो एडमिट कार्ड से लेकर के सर्टिफिकेट के बीच की जो डिस्टेंस है, जिसमें आप कुछ सीख रखा है आपने, कुछ सहायता से सीख रहे हो, उसको बोला जाता है जेडपीडी, ठीक है। तो आप खुद देखो कि आप एडमिट कार्ड आपके हाथ में है, अभी तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आप कुछ चीज़ें जानते हो और कुछ चीज़ें आप सहायता से जान रहे हो, टीचर्स की, मतलब इधर उधर कोचिंग ले रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो। तो किताबों से सहायता ले रहे हो, तो किताब क्या दे रहा है आपको, पाड़ देने का कोशिश कर रहा है, सहायता देने के लिए कोशिश कर रहा है। तो वाइगोत्स्की ये भी कहते हैं कि आप सहायता किसी से भी लो, छोटे से लो, बड़े से लो, किसी से लो, जिस चीज़ से सहायता लेते हो वो उस सहायता को देने वाला जो दे रहा है उसको पाड़ कहा जाता है, और जिस ड्यूरेशन में दे रहा है उसको जेडपीडी कहा जाता है, ठीक है। जिस क्षेत्र में, जैसे कि आप सर्टिफिकेट से लेकर एडमिट कार्ड से लेकर के सर्टिफिकेट का जो ड्यूरेशन है ना, उसको बोला जाता है जेडपीडी। जैसे बोलते हैं ना बहुत बुरा गुजर रहा है, समय गुजर नहीं रहा है, तो जो समय गुजर नहीं रहा ना, वो जेडपीडी वाला समय है, ठीक है, जिसमें आप सीख रहे हो और दुनिया आपको सिखा रही है, ठीक है। जब सीख जाओगे, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो जेडपीडी भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी लाइफ लॉन्ग जेडपीडी चलती है, आप इस चीज़ को समझते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहना है, और हर जगह आपको जेडपीडी और पाड़ देखने को मिलेगा। वाइगोत्स्की ये भी कहते हैं, चीज़ें समझ में आ गई, जेडपीडी क्या है,
एडमिट कार्ड से लेकर सर्टिफिकेट के बीच में जो अवस्था है उसको जेडपीडी कहा जाता है। और वाइगोत्स्की जो सहायता देते हैं उसको पाड़ कहते हैं। वाइगोत्स्की भाषा पर बल देते हैं कि भाषा सबसे पहले आता है। पियाजे पहले बल देते हैं कि पहले बच्चा के अंदर विचार आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कोहलबर्ग बोलते हैं कि सब छोड़ो यार, पहले नैतिकता के बारे में बात करो, तुम इधर उधर की बात कर रहे हो, नैतिकता के बारे में बात करो। तो कोहलबर्ग नैतिक तर्कणा के बारे में बात करते हैं। इन्होंने 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दिए हैं। 3 लेवल दिया है और 6 स्टेज, हर लेवल में 2-2 है। ठीक है, हर लेवल में 2-2 करने को मिलेगा। ठीक है, तो कितने हो गए? 6 स्टेज हो गए, लेवल 3 है। ठीक है, एक है आपका पूर्व परंपरागत, एक है परंपरागत और एक है उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत में बच्चा दंड और पुरस्कार से सीखता है, आज्ञा से सीखता है। दंड दोगे तो आज्ञा डरेगा कि हाँ अभी हमने बात नहीं मानी पापा की, तो पापा तो गाल लाल कर देने वाले हैं। ठीक है, तो बात मानता है। टिट फॉर टैट वाली कंडीशन आती है, तो 2 अवस्था हो गई, आज्ञाकारिता और टिट फॉर टैट, पहला और दूसरा। तीसरे में आप देखोगे सामाजिक के बारे में बात करते हैं, नैतिकता के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तीसरी जो अवस्था होती है और चौथी अवस्था, तीसरी अवस्था जो होती है वो अच्छा बॉय और अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल वाली। और एक होती है चौथी जो कि होती है सामाजिक। ठीक है, समाज की नियमों कानूनों को मानना। ठीक है, पालन करना आराम से, पापा ने बोला है वही मैं करूँगा, जैसे जीजा जी जो कहेंगे वही करूँगा। एक फिल्म था, आप लोगों ने शायद देखी हो ना देखी हो, तो वही वाला कंडीशन होता है, कुछ भी हो जाए जो ही बोलेंगे यही मैं करूँगा। पांचवी जो अवस्था होती है और छठवीं अवस्था, पांचवी अवस्था और छठवीं अवस्था। तो पांचवी अवस्था में आप देखोगे तो यहाँ पर जीजा जी कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन जीजा जी गलत होंगे तो हाथ पैर तोड़ दूंगा जीजा जी के। तो याद रखना कि ये भी वाली कंडीशन आ जाती है कि बच्चा इस कंडीशन को मानता नहीं है। ठीक है, ये अवस्था कौन सी होती है? 14 से लेकर के 18 वर्ष वाली। और 14 से लेकर के 18 वर्ष वाली जो अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था की, एकदम हार्मोनल चेंजेस वाली अवस्था। तो बच्चे जो हैं वो मानते नहीं है किसी की बात, कहते हैं ठीक है मम्मी मैं दूध ला दूंगा, लेकिन दूध के बदले मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, और नहीं दोगे तो पैसा चुरा लेगा, मतलब नियमों को तोड़ देता है वो। ठीक है, और छठवां जो होता है यूनिवर्सल ट्रू, कुछ भी हो जाए, जान पर आ जाए बात, लेकिन नैतिकता को सर्वमान्य सत्य है, नैतिकता ही नैतिकता है, कुछ भी हो जाए इसको देखना ही देखना। जैसे लॉकडाउन लग गया लेकिन जान की बात है, जाऊंगा ही जाऊंगा। जैसे कि देखोगे हिंज के बारे में था कि उसकी बीवी मर रही है, उसको पता है चोरी करना पाप है, लेकिन वो नैतिकता को तोड़ेगा और चोरी करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने बीवी की जान बचानी है। ठीक है, तो ये छठवां स्टेज है। ठीक है, आई होप चीज़ समझ में आ गई है। इसी तरीके का गार्डेनर से भी सवाल पूछे गए, हार्वर्ड गार्डेनर से रिलेटेड, आकलन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इतने ही थे, इन क्वेश्चंस को देखिए, इन क्वेश्चंस के पीछे ज़्यादा नहीं पढ़ना है ईवीएस के। हाँ, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, 2-4 आप तुक्के से भी सही होंगे, 2-4 आपको आते होंगे 15 क्वेश्चन में। बाकी पेडागोजी आप आराम से कर पाओगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जुड़ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट कर लीजिए, नीचे लाल बटन दबा करके, और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। बाकी कुछ पूछना है, बताना है, कुछ हेल्प मिल रही है, कुछ मदद चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।